मैम लाल किताब को ना यूजुअली जब भी हम नॉर्मल बंदे बात करते हैं तो वो टोटकों की किताब बोला जाता है, तो ऐसा क्यों? एक तरह से जो हाईलाइट हुआ ना वो रेमेडीज़ के लिए ही हुआ, तो रेमेडीज़ के बेसिस पे इसको टोटके की किताब कही गई। लेकिन इसके सिवा लाल किताब में ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ दी गई हैं जो आपके सिचुएशन को देखते हुए हम दे सकते हैं। तो हम आपसे बैठ के बात करते हैं कि आप किस फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है। तो अगर वो चीज़ें मैच करती है किसी खास घर में प्लैनेट के होने की वजह से, तो हमें समझ में आ जाता है, तो मुझसे रिलेटेड जो सिम्बॉलिक रेमेडीज़ हैं वो उसको रिकमेंड करते हैं। अगर किसी का केतु 4th हाउस में हो, मून के घर में बैठा हो, तो आप देखेंगे कि उनका मातृ ऋण बन रहा हो। ऐसे मल्टीपल ऋण है जिसका हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने इस चीज़ से रिलेटेड कुछ गलत कर्मा किया होगा और इसकी वजह से ये भुगतान कर रहा है इस जन्म में। कुछ लोग शनि का रेमेडी करते हैं कि हमारे शनि महाराज हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, और अगर जब प्रॉब्लम शनि महाराज के प्लेसमेंट पे होती है और वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आपको रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी तो सब जानते हैं, पर क्या लाल किताब को हर कोई जानता है? लाल किताब एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सिर्फ फ्यूचर नहीं बताता बल्कि हमारी जिम्मेदारी और हमारी रिजल्ट्स को भी बताता है। हमें लाइफ में क्या और कब कैसे जाना चाहिए, ये अगर गाइडेंस चाहिए तो ये लाल किताब हमें देता है। सिर्फ ग्रहों को भगवान मानना इम्पोर्टेंट नहीं होता इसमें, लेकिन जो कार्मिक पैटर्न हमें दे रखा है या हमें कर्म पे कैसे काम करना है, हमें अपने कर्म ब्लॉकेज हैं तो उसको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, ये हमें लाल किताब सिखाता है। तो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में लाल किताब को बिल्कुल बेसिक से, कि कहाँ से आई, कैसे ओरिजिनेट हुआ और ये कैसे काम करती है, क्या इसका सिस्टम है, और इसकी रेमेडीज़ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो उनका क्या कंसेप्ट है। तो आज इन्हीं सबको हमारे साथ समझाने के लिए आज जो हमारे स्टूडियो में है वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु भी करती हैं और भी बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़ के उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो वेलकम करते हैं मिस अदिति प्रिया को। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हेलो। गणपति जी का नाम लेके स्टार्ट करना चाहूँगी मैं आज का जो सेशन है हमारा, ओम गण गणपते नमः। और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लाल किताब के बारे में जो एक स्टार्ट लिया है, जो समझाने और बताने की हमारे ऑडियंस को कोशिश की है, उसके बारे में हम ज़रूर लाइट डालेंगे और जितना बेटर वे में मैं समझा सकूँ कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से समझा पाएँ बेसिक वे में। तो मैम सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, बहुत फैसिनेटिंग करता है जब हम लाल किताब के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जब भी स्क्रॉल करो ना बहुत कुछ है लाल किताब के बारे में, लेकिन अगर कोई मैं सीखना चाहूँ या पढ़ना चाहूँ, कोई बिगनर है जिसे कुछ नहीं पता, उसे ज़ीरो से नहीं पता चलेगा। तो आज का जो ये सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो लाल किताब को बिल्कुल ज़ीरो से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि लाल किताब है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुई? जो लाल किताब है इसके जो रचयिता हैं वो पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, और वो खुद एक आर्मी के प्रोफेशनल रह चुके हैं, गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं। और उसके बाद ये लाल किताब आई है, क्योंकि ये आप देखोगे तो लाल किताब का जो अस्तित्व है या फिर जो एग्जिस्टेंस है वो इतना पुराना नहीं है। जब हम पराशरी ज्योतिष की जैसे बात करते हैं, वो जितना ओल्ड है, इट्स नॉट दैट ओल्ड। लेकिन आप देखेंगे कि लाल किताब जो है इतने कम टाइम में ही, बाद में आके ही हर तरफ छा गया है, बिकॉज ये जो विद्या है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत सटीक तरीके से आपको सिर्फ रेमेडीज़ नहीं, प्रेडिक्शन भी देती है। तो इसके रचयिता रूपचंद जोशी जी हैं, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। फरवाला गांव है जालंधर के पास, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और देखा जाए तो ये कहा जाता है कि लाल किताब जो उन्होंने लिखा है इसमें बहुत सारे एस्ट्रल बॉडीज़ और ऐसी चीज़ें थी जिसको वो अनुभव करते थे, सेंस करते थे, और ये रात में वो सेंस करते थे और नॉन स्टॉप वो लिखते थे। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रमाण मिले हैं, अगर किसी ने विज़िट किया हो और आप चाहें तो उनका जो पिक्चर है उनके घर का, जहाँ पे उनकी बैठक होती थी, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के वो सेशंस करते थे, तो वो बहुत सारे मतलब कैरी बैग्स की तरह होते हैं जो भरे पड़े हैं, और वो उनके बहुत सारे कबर्ड्स बने हुए हैं। जो बैठक है उसकी पिक्चर जो आप दिखा रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो हैं कबर्ड्स हैं, उसमें सारे रिटन पेपर्स हैं रूपचंद जोशी जी के।
तो वो जो लिखते थे उसी को कंपाइल करते थे एंड बुक के फॉर्म में फिर वो छप के आती थी। सो ये जो बुक है वो आप देखेंगे तो उर्दू में लिखी हुई है, हिंदी में नहीं है। और इसीलिए ये जो बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो थोड़ा सा डिकोड करना ज़रूरी होता है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, अगर आप रियल लाल किताब को समझना चाहते हैं, क्योंकि वो भाव जो है ना वो आप देखेंगे उर्दू में लिखे हुए हैं और जनरल पब्लिक जो है उर्दू समझ नहीं पाती है। यहाँ ज़रूर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये उर्दू में क्यों है। बिल्कुल सही है, उर्दू में ही क्यों? क्योंकि जब वो पंजाब से बिलोंग करते हैं वो और भी लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते थे। करेक्ट। सो देखो, लाल किताब आज़ादी के पहले आई थी जी। और सबसे पहली जो बुक आई थी वो 39 में आई थी, रूपचंद जोशी जी की। तो जो 39 में बुक आई थी उस टाइम पे अगर लोकल पंजाब की हम बात करें तो वहाँ का जो कॉमन लैंग्वेज था, एक जो पॉपुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं, और सेकेंडली जो गवर्नमेंट के जितने भी काम होते थे उसमें जो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए बाकी चीज़ों के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होता था वो उर्दू ही था। अच्छा। तो उस समय आप देखेंगे, तब की बात करें तो जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते थे ना वो भी सब के सब उर्दू में छपते थे, हिंदी में नहीं होता था। तो वहाँ का डोमिनेटिंग लैंग्वेज जो पंजाब का था एट दैट टाइम वो उर्दू ही था, इसीलिए ये उर्दू में लिखी गई है। ओके। तो हमने ऑफ कैमरा भी पहले डिस्कशन किया था और जब हमने इस टॉपिक के बारे में और खोजबीन कर रहे थे तो हमें एक मैजिक पेन के बारे में पता चला था जो रूपचंद जोशी जी का था। तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें हिंट है, बट अगर हम आपसे जानना चाहें तो आप कैसे बताएंगे? रूपचंद जोशी जी जो एक पेन से लिखते थे वो समझ लो वो लाल रंग की कलम होती थी। लाल रंग का बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है लाल किताब की बात करें तो, क्योंकि लाल किताब जो है उसके नाम में ही लाल है। और आप देखेंगे कि जो इसकी कवर होती है वो रूपचंद जोशी जी ने साफ कहा है कि ये जो जिल्द है, जिल्द मतलब कवर, वो लाल है तो ही वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन ऐसी की गई है। कुछ प्लैनेट्स हैं जो जिस तरह के प्लैनेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए ये कवर वहाँ पे रोल में आती है, इसीलिए इसका कलर लाल ही होना चाहिए और चमकदार नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये खास एक मेंशन किया गया है। और वो जो पेन यूज़ करते थे वो भी लाल होती थी। तो उस टाइम जब भी किसी को फांसी की सज़ा हो तो कई सारे ऐसे लोग उनके पास अप्रोच करने के लिए आते थे कि वो कुछ ऐसा लिख के दे जिससे कि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाए। अच्छा। तो इतनी चीज़ें भी घटित होती थी, ऐसे 4-5 लोगों के तो फांसी की सज़ा भी माफ़ हो गई है। मतलब वो जो लिखते थे उस पेन से वो इतना कैरिस्मेटिक बोल सकते हैं, ऐसा एक पेन था जिससे जो भी वो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। तभी हमने कहा मैजिक पेन। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे कि आपने बताया कि उसका कवर रेड, उसका पेन का कलर रेड, तो इतना रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? सो जब हम लाल किताब की बात करते हैं और इसमें लाल रंग की बात करते हैं तो ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स लाइक प्रोटेक्शन कवर। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल प्लैनेट्स हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा दमदार प्लैनेट चाहिए होता है जो उसको हैंडल कर सके, टैकल कर सके। और यहाँ रेड जिल्द जो है, जिसको जिल्द कवर को बोलते हैं पंजाबी में या जनरल लैंग्वेज में, तो आप देखेंगे कि वो जो लाल चुनी गई है उसका पर्पस ही यही है कि मंगल के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जाए। सो दिस इज़ द एक्चुअली द थीम ऑफ लाल किताब। और ये होना ज़रूरी है। लाल किताब का आप कभी भी कलर चेंज नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं, क्योंकि वो फिर और डेंजरस हो सकती है। इसको कवर जो है रेड रहना ही इसका जो प्रोटेक्शन है वो है। अच्छा। देखो, राहु को लाल किताब में कहा गया है कि वो एक हाथी है। और कैसा हाथी है? जो जंगल में भागता हुआ हाथी नहीं होता, एक पागल हाथी, पीछे पड़ जाए आप उससे बच नहीं सकते हो। ओके। तो मंगल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है लाल किताब में, और मंगल को महावत कहा गया है। तो आप देखेंगे कि जो हाथी है वो किसी की कंट्रोल में नहीं आता है, सिर्फ महावत के आता है। ओके। तो कोई भी चीज़ जो एग्जैजरेटेड या कुछ ज़्यादा असर वाली चीज़ें हैं वो इस लाल जिल्द से कवर होके प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो मैम, जैसे हम वैदिक पराशर ज्योतिष काफ़ी सालों से प्रचलित है, काफ़ी लोग उसे आगे प्रमोट भी करते हैं, ये वैदिक ज्योतिष से कैसे अलग है? सो ग्रेट क्वेश्चन। क्योंकि लोग वैदिक ज्योतिष को ही अभी तक जानते थे। लाल किताब तो एग्जिस्टेंस छोड़ो, मतलब इतना पॉपुलर हुआ ही नहीं था। बिल्कुल। लोगों को इसका नॉलेज इतना ज़्यादा कभी रहा ही नहीं था, बिकॉज पराशर ज्योतिषी की बात करें तो कहाँ ईयर्स ओल्ड है ना, और कहाँ लाल किताब अभी का है। तो ये जो लाल किताब बनाया गया है ना वो आज के प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है।
आप कभी भी पराशरी ज्योतिषी को जब कंपेयर करोगे लाल किताब से, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ईजिली नहीं मिलते हैं, बट क्योंकि आज के टाइम के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रूपचंद जोशी जी भी आज के टाइम के ही हैं, हमारे टाइम के हैं, इसी एरा बोल सकते हैं कि मतलब आज़ादी के पहले ही उनकी जो बुक आई थी। और जब कंपेयर करें तो काफ़ी एक गैप है दोनों ज्योतिषी में। उस समय के टाइम पे कृषि बहुत महत्वपूर्ण थी। आज के टाइम में देखेंगे तो जॉब, सर्विसेज, बिजनेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है। तो हमारे क्वेश्चन का जो फ्रेम होता है वो भी इसी तरीके से होता है। उस समय राहु की इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आप टीवी, कैमरा, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं थी। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं। इनके बिना तो जिंदगी नहीं है। ट्रू। तो आप देखेंगे कि लाल किताब जो बेस्ड है उस पे इन सारे मॉडर्न क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है, जिन चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन किया गया है और इतनी इजी वे में डिफ़ाइन किया गया है, जिससे आपको मॉडर्न एरा में जितने भी क्वेश्चन अभी के लेवल के हैं ना, वो सब वहाँ से आपको मिलेगा। बट यही है कि उसको डिकोड सही तरीके से करने वाला होना चाहिए, और इसको मल्टीपल टाइम्स आप जब पढ़ते हैं तो वो आप डिकोड कर पाते हैं एक्चुअली। मैम, लाल किताब को ना यूजुअली जब भी हम नॉर्मल बंदे बात करते हैं तो वो टोटकों की किताब बोला जाता है, तो ऐसा क्यों? एक्चुअली इस बात पे मैं काफ़ी टाइम से जैसे इंटरनेट पे भी देखती हूँ, तो और साउथ इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली भी मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई है, तो इसको टोटके की ही किताब बोलते हैं जी। क्योंकि इसके जो रेमेडीज़ है ना वो बहुत सिंपल है, घर की चीज़ों से है। उसको सिर्फ रेमेडी के बेसिस पे कहा गया कि एक तरह से जो हाईलाइट हुआ ना वो रेमेडीज़ के लिए ही हुआ, तो रेमेडीज़ के बेसिस पे इसको टोटके की किताब कही गई। पर इसकी पूरी तरीके से उन्होंने एक तरीके से पढ़ाई की नहीं, समझा नहीं, डिकोड किया नहीं, और उन्होंने सिर्फ इसको रेमेडीज़ के तौर पे ही लिया और इसको टोटके की किताब कह दी। बट मैं आपको बताऊं तो ये इसमें एक भी जो उपाय हैं वो सिर्फ उपाय के सिवा कुछ भी नहीं है, टोटके बिल्कुल नहीं है। टोटके एकदम अलग कैटेगरी की चीज़ है, आपने देखा होगा, है ना, कुछ करके कहीं फेंक दिया, किसी का बुरा हो गया, है ना, चौराहे पे कर दिया, तो वो अलग अलग तरह के टोटके होते हैं। बट इसमें रेमेडीज़ है एक्चुअली, और ये रेमेडीज़ जो है ये सिंबॉलिक रेमेडीज़ है जो प्लैनेट से कनेक्ट करके की जाती है। अच्छा। इसीलिए ये जो रेमेडीज़ हैं वो आप देखेंगे कि घर की चीज़ें जितनी है ना, जैसे दालें हैं, है ना, चावल हैं, ऐसी चीज़ों को लेके की जाती हैं। तो सिंपल रेमेडीज़ हैं और बहुत पावरफुल हैं। बट इतना ही नहीं है लाल किताब की ये सिर्फ रेमेडीज़ के लिए पॉपुलर है। आप देखेंगे तो लाल किताब के थ्रू आप प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो मैम, रेमेडीज़ के बारे में तो हम इन डिटेल आगे भी चर्चा करते रहेंगे, और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि लाल किताब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने सुना है कि कर्म का पैटर्न बहुत अच्छा दिखाता है या कार्मिक बहुत स्ट्रांग रहता है, तो इसका क्या लॉजिक है, क्या ये सच है? एक्चुअली आप सही बोल रहे हो। लाल किताब के थ्रू आप अपने कर्म जो पास्ट लाइफ से लेके आए हो इसका पता चल जाता है, और बहुत सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू पता चल जाता है। जो इसको रीड करते हैं, जो इसको समझते हैं, उनको बहुत ईजिली पता चल जाता है। और कई बार क्या होता है ना, आप लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स को, बहुत सारे एक पैटर्न को फेस करते रहते हैं, बट आपको पता नहीं होता कि ये हो क्यों रही है चीज़ें। बिल्कुल सही। तो ये सब कार्मिक होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब लाइफ मिलती है और आप बर्थ लेते हो तो सब कर्मा के ऊपर ही बेस्ड है। तभी आप एक जगह पे एक सोल के बीच में, एक ग्रुप ऑफ सोल्स के बीच में आप आते हो जी। लाल किताब हमें क्लियर इसमें इंडिकेशंस देते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन के बेसिस पे कि आपके कौन से कार्मिक डेट्स हैं। अच्छा। और डेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो सिर्फ लाल किताब में ही पता चलता है। एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक डेट के बारे में बताऊं तो जैसे मातृ ऋण, मतलब आपका जो कर्मा है ये बताता है कि आपका मदर के लिए कोई ऋण है पास्ट लाइफ से, और वो ऋण आप कैरी कर रहे हो। तो इस लाइफ में आप देखोगे कि उस ऋण की वजह से माँ से आपके संबंध खराब दिखेंगे। मतलब चंद्र से रिलेटेड, चंद्र मून को रिप्रेजेंट जो करता है वो है आपका मन खुद का, और मदर को रिप्रेजेंट करता है ना। जितनी भी मानसिक, जितने भी तनाव होते हैं ना, ये सब मून के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब गड़बड़ दिखेगा, और ये सारे पैटर्न्स पता चल जाते हैं अगर किसी का केतु 4th हाउस में हो, मून के घर में बैठा हो, तो आप देखेंगे कि उनका मातृ ऋण बन रहा हो। ऐसे मल्टीपल ऋण है जिसका हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने इस चीज़ से रिलेटेड कुछ गलत कर्मा किया होगा और इसकी वजह से ये भुगतान कर रहा है इस जन्म में। अच्छा। तो इस सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह के कई सारे ऋण हैं जिसका पता चलता है, और जब उसके क्लियरेंस होते हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, और उन सब के जब हम ऋण क्लियर करवाते हैं
तो आप देखेंगे कि उनके इस लाइफ में जो रेमेडीज़ करते हैं ना, वो भी फिर बॉडी एक्सेप्ट करती है। वाई? क्योंकि आपको तो पता नहीं है जन्म लेने के बाद कि आप क्या कर्म करके आए हैं, जी, ठीक है, बट आपने जो सोल कैरी किया है, इट अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, उसको सब पता है। तो आप इतने सारे रेमेडीज़ देखते हो, अप्लाई करते हो, पंडितों से मिलते हो, वह जगह पे मिलते हो और अप्लाई भी करते हो रेमेडीज़, बट वो वर्क नहीं करती है। बिल्कुल सही। तो जब हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कि चार्ट क्या कह रही है, कौन कौन से ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, और भी बहुत सारे ऋण हैं, इसमें से क्या ऋण है, जैसे ही आप वो क्लियर करोगे, आप देखोगे आपके रेमेडीज़ इफेक्टिवली काम करने लगते हैं। तो मैम, जब वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं या पराशर ज्योतिष की बात करते हैं, उसमें हम प्लैनेट्स को, हाउसेस को बहुत अलग अप्रोच से देखते हैं। तो इसमें लाल किताब में हम किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या अप्रोच रहती है हमारी? एक तो बहुत बड़ी डिफरेंस अगर देखोगे आप, तो उसमें जब हम नॉर्मल एक वैदिक ज्योतिष की एक कुंडली ही ले लो, उसमें आप देखोगे कि सारे खानों को लाल किताब में घर को खाना बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि वो उस समय के लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, उर्दू से इंस्पायर्ड है, तो घर को खाने बोलते हैं। ओके। तो हर खाने में अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग राशियाँ लिखी होती हैं। जी। तो राशि, नक्षत्र, इसका लाल किताब में कोई काम नहीं होता, मतलब वो लिखा नहीं होता। हम काल पुरुष कुंडली को ही एक डिफ़ॉल्ट कुंडली मान के चलते हैं। तो आपकी कुंडली भी, उसमें पहली जो राशि है वो मेष राशि है, मेरी भी पहली राशि मेष राशि है, किसी के भी उठा लो आप, उन सब की मेष राशि ही पहली राशि है, जैसा कि काल पुरुष कुंडली में होती है। ठीक है। और फिर ग्रह जैसे आपकी नॉर्मल कुंडली होते हैं, वैसे इसमें भी जहाँ बैठे हैं उसको हम नहीं छेड़ते हैं। तो मेनली जो हमारा पढ़ने का, रीड करने का जो फोकस होता है लाल किताब में, वो सिर्फ ग्रहों को देख के होता है। और कुंडली का जो आप पैटर्न देखेंगे उसमें राशियाँ फिक्स्ड होती हैं। तो राशियाँ फिक्स्ड है, हाउसेस फिक्स्ड हैं। फर्स्ट हाउस फर्स्ट राशि, सेकंड हाउस सेकंड राशि, ऐसे करके सारी जितने भी हाउसेज हैं उनकी राशियाँ पूरी फिक्स्ड हैं। एक से शुरू करो, मेष से। मेष के बाद में आप देखोगे तो मेष को इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। सेकंड जो है आपका टॉरस हो गया, जेमिनाई हो गया, है ना। ऐसे करके राशियाँ चलती रहती है 12 राशि तक, पाइसेस पे जाके मीन राशि पे एंड करती है। तो ये सब की कुंडली सेम मिलेगी आपको। इसके जो पढ़ने का जो तरीका है लाल किताब कुंडली का, वो भी ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर। तो इसमें आप देखोगे कि एक निचोड़ मिलता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वैदिक जो ज्योतिषी है उसका। तो आप पराशरी ज्योतिषी का निचोड़ समझ लो, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करके लाल किताब को अच्छे से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। ओके। बट आप ये भी देखो कि ये सिंपल भी बना रहा है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे हो, और सिंपल वे में ही आप चीज़ों को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। ओके। तो इट मीन्स अगर किसी का बैकग्राउंड ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी, या किसी ने पराशर ज्योतिष नहीं सीखी, तो वो भी लाल किताब सीख सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स एनिमीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आपके नॉर्मली दूसरे ज्योतिषी और दूसरे मोडालिटीज़ ऑफ जो भी ऑकल्ट हैं उससे टोटली डिफरेंट है। ओके। क्योंकि कई जगह पे कहा जाता है ना, जैसे गुरु को कहा गया है कि मरकरी मतलब बुध का वो शत्रु नहीं है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन को देख के निकाल ही नहीं पाते आप दूसरे ज्योतिषी में। लेकिन इसमें लाल किताब में आप देखोगे सबसे बड़ा शत्रु बुध को माना गया है। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूँ, तो आप देखेंगे कि गुरु को दूसरे मोडालिटीज़ में, वैदिक की भी बात कर ले तो उसमें बुध का जो है शत्रु नहीं माना गया है। तो आपस में दोनों बैठे रहते हैं, लेकिन आप चार्ट में डायग्नोस नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम जितनी भी गुरु की आ रही है वो क्यों आ रही है, भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है। बट लाल किताब में बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें जो है सिग्निफिकेटर प्लैनेट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके। तो हर एक घर का एक कारक ग्रह है। ठीक है। और ये सिग्निफिकेटर प्लैनेट उस घर से रिलेटेड सारी चीज़ों को दर्शाता है। जैसे आप हाउस नंबर 1 की बात कर लें, तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि सारी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें हम हाउस नंबर 1 से रीड कर पाते हैं। कि आपका नेचर कैसा रहेगा, हाव भाव कैसे रहेंगे, आपके बीमारियों को झेलने की क्षमता कितनी रहेगी, है ना, ये कैसी रहेगी, किसी चीज़ को लाइफ में आप लेंगे कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना, आपका ईगो, आपके फेशियल जो आपके जितने भी फीचर्स हैं, ये सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो हम आपका सक्सेस भी वहीं से देखते हैं, क्योंकि आपकी सारी ओवरऑल चीज़ें सब कुछ हम वहाँ से देखते हैं। और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, तो सूर्य भी इन्हीं चीज़ों को दिखाता है, क्योंकि वो सोल है। तो हमारी आत्मा और हमारी पर्सनालिटी को वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो कारक ग्रह है
फर्स्ट हाउस का सूर्य है। ऐसे ही एक एक जो घर है उसमें जो भी चीज़ जिसको भी दर्शाती है, जिससे मैच करती है, उस प्लैनेट को मेन ग्रह के तौर पे लिया गया है। जैसे सेकंड हाउस गुरु को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है लाल किताब में, बहुत ही ज़्यादा। तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये सब गुरु के हाउसेज है। ओके। अगर यहाँ पे गुरु का कोई भी शत्रु आ जाए तो यहाँ पे पितृ ऋण बनता है। और गुरु को अगर 5 हाउसेस के मालिक बोल सकते हैं, कारक ग्रह मान सकते हैं, तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि गुरु को कितना ज़्यादा पंडित जी ने इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। और आप देखोगे एक खास बात, तो ये सारे हाउसेस कहीं ना कहीं भाग्य से ही रिलेट करते हैं। सेकंड हाउस वेल्थ को डिनोट करता है, फैमिली, संस्कार जो आप लेके आ रहे हो, तो ये सब कहीं ना कहीं भाग्य का ही पार्ट है। संतान और आपके जितने भी क्रिएशन जो भी हैं, चाहे आप एक नया बिजनेस बना लो, आपके खुद के चिल्ड्रन हो, जो भी आर्ट, कला, ये सब भी तो भाग्य का ही एक पार्ट है जी। वैसे ही आप 9th हाउस की बात करोगे तो वो भाग्य का तो घर ही है ना। और आप 11th हाउस की बात करोगे तो वहाँ से लाभ मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं भाग्य को ही दर्शाता है। इन सब घरों के कारक ग्रह देखा जाए या फिर जो कनेक्ट कर रहा है वो भाग्य से कनेक्ट कर रहा है, और ये जो है गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कारक ग्रह का कॉन्सेप्ट आता है। और जब यहाँ पे कोई भी शत्रु ग्रह आके बैठ जाए तो वो देखोगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ये सब फेस करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुरु का जो शत्रु है वो बुध है। अच्छा। और बुध अगर 9th हाउस में आ जाए, जहाँ की जड़ बोले तो जब हम कारक ग्रह को यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, तो मेन उसके रूट में भी वैदिक कुंडली से जो आप प्लैनेट्स को लेते हो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जड़ गुरु ही है। आप किसी भी मोडालिटी पे भी जाके देखोगे तो गुरु को ही वहाँ पे कहा जाता है 9th हाउस का, उसका जो लॉर्ड है वो वही है। तो वहाँ पे लॉर्ड एंड ये जो कारक ग्रह है वो गुरु है। गुरु का जब शत्रु वहाँ पे मरकरी आके बैठ जाता है तो भाग्य से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स आती है, बट लोग उसको दूसरे और मोडालिटी से समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रही है चीज़ें। और लाल किताब से हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है और क्यों है, और इसके उपाय भी अलग ही लेवल के फिर है। इसमें शिफ्टिंग भी कर देते हैं प्लैनेट्स की, सो वो एक अलग ही, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैम, क्या प्लैनेट्स को भी शिफ्ट किया जा सकता है? जैसे अभी आपने कहा कि हम प्लैनेट्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हमने बहुत बार सुना है कि कुंडली जो हमारी होती है वो एक उस टाइम का एक स्क्रीनशॉट होता है। करेक्ट। तो उस टाइम पे जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, क्या हम उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है, ये जो शिफ्टिंग होती है वो एक्चुअल में कभी नहीं हो सकता कि आप एक टाइम पे जब बर्थ ले चुके हैं तो हम स्काई में जाके उस प्लैनेट को वहाँ बिठा दे, ये नहीं होता। लेकिन सिंबॉलिकली ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं और शिफ्टिंग के टेक्निक हैं लाल किताब में, जो हमें रूपचंद जोशी जी ने, पंडित जी ने हमें दिया है, जिसके थ्रू बहुत तरीके से जिस भी घर तक आप पहुँचाना चाहते हो उसके कुछ सिंबॉलिक वेज हैं जो करके आप वहाँ तक ग्रहों की जो क्वालिटीज़ है वो वहाँ से अचीव कर सकते हो, ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो अगर सूर्य जो है 7वें घर पे आके बैठ जाए, ठीक है, जब 7वें घर में सूर्य आके बैठ जाते हैं तो ये शुक्र का घर है, और यहाँ का एक तरीके से कारक ग्रह भी शुक्र है, जड़ भी शुक्र है, और वो दोनों की आपस में शत्रुता है। इन दैट केस यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं और उनके रिजल्ट्स जो हैं सारे खराब होते हैं। अब जितनी भी मान सम्मान से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें फादर को लेके रिप्रेजेंट करती है, जितनी भी चीज़ें आपके प्रोग्रेस को लेके रिप्रेजेंट करती है, बॉस के साथ आपके रिश्ते को रिप्रेजेंट करती है, ये सब सन के थ्रू हम देखते हैं। और सन ही अगर ख़राब हो जाए तो ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी। बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल हम सन की बात करते हैं। सन जो है वो अगर 7th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस जो है वो शुक्र ग्रह का है, वहाँ के लॉर्ड भी शुक्र है और वहाँ के कारक ग्रह भी शुक्र है। जब सूर्य यहाँ पे आके बैठते हैं तो सूर्य वो उन हर चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे जो हमारे मान सम्मान से रिलेट करता हो, जो हमारे फादर को दिखाता हो, जो हमारे प्रोग्रेस को दिखाता हो, हमारे बॉस के साथ रिलेशन कैसे होंगे वो दिखाता हो, सक्सेस को दिखाता हो, गवर्नमेंट से हमारे टर्म्स कैसे रहेंगे ये दिखाता हो। ये सारी चीज़ें हम सूर्य से देखते हैं जी। और अगर सूर्य ही गलत पोजीशन पे हैं, अनकंफर्टेबली बैठे हैं, क्योंकि अगर आप अपने मित्र के साथ नहीं शत्रु के घर बैठो तो वहाँ बहुत डिस्कम्फर्ट में रहते हो, तो वहाँ से आप देखोगे कि आप अच्छे फल नहीं दे पाते हो। इन दैट केस हम सिंबॉलिक रेमेडीज़ करके सूर्य को उनके अच्छे जगह जहाँ वो कंफर्ट जोन पे अच्छा रिजल्ट दे पाएँ वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट वहाँ पे ग्रह को डायरेक्ट ले जाने की नहीं हुई, बट सिंबॉलिकली यस, हम जहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं उनके गुड रिजल्ट वहाँ पे शिफ्टिंग करने के लिए उपाय करते हैं। ओके। तो शिफ्टिंग के भी तरीके होते हैं
जैसे आपको फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह को पहुंचाना हो तो उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को हम गले में धारण करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड का पोर्शन, तो वहाँ ले जाते हैं। अगर इसी तरीके से किसी भी ग्रह को हमें फोर्थ हाउस में पहुंचाना पड़ जाए तो वहाँ पे जल का कारक है मून, और जल को रिप्रेजेंट करता है, नदी को रिप्रेजेंट करता है, बहते हुए पानी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम पानी में जल प्रवाह करवाते हैं। अच्छा, अगर किसी प्लैनेट को सेवेंथ हाउस में करवाना पड़ जाए तो इसको, जैसे 6 है, 7 है और 8 है, ये जो खाने हैं ये सब के सब को कहा जाता है, लाल किताब में इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है कि इसको पाताल से डिनोट किया जाता है। तो हम ज़मीन के अंदर दफनाते हैं चीज़ों को, और जब दफनाते हैं तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर जो प्लैनेट्स जिस हाउस में भी पहुँचाना है, क्योंकि पाताल का तो एक बड़ा एरिया है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो जिस घर में पहुँचाना हो उतनी चीज़ें हम एज अ रेमेडी लेते हैं और फिर उसको दफना देते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ें एक बार की जाती है, कुछ चीज़ें 43 डेज इन कॉन्टिन्यूटी की जाती है। ओके, और इसी तरीके से अगर आपको 9th हाउस में कुछ पहुँचाना हो तो क्योंकि ये भाग्य का घर है, धर्म स्थल है, तो हम मंदिर तक वो सारी चीज़ें पहुँचाते हैं। अच्छा, तो कई रेमेडीज़ में अगर किसी प्लैनेट को अगर हमें पहुंचाना है 9th हाउस, तो हम बोलते हैं 43 डेज इन कॉन्टिन्यूटी किसी मंदिर में उस प्लैनेट की चीज़ को आप डोनेट करके आओ। और सबसे अच्छी बात है कि लाल किताब में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। वो धीरे धीरे जिन्होंने भी डिकोड किया अपने हिसाब से उस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया कि इस प्लैनेट का इतना पार्ट जाना चाहिए, इस हाउस के नाम पे इतना जाना चाहिए। अदरवाइज हैंडफुल ऑफ भी ले लो ना तो आप कर सकते हो वो रेमेडी। तो मैम अब रेमेडीज़ की ही बात करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चर्चा कर ली रेमेडीज़ पे, एंड आई एम वेरी क्यूरियस क्योंकि रेमेडीज़ बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर है। तो ये इंटरप्रिटेशन क्या देती हैं? ये छोटी छोटी रेमेडीज़ जो ये फेमस हैं, ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए फेमस है कि ये बहुत सिंपल होती हैं, या फिर इनका इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारे नॉर्मल लाइफ में है जिसको हम बहुत सिंपल समझते हैं वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए जितनी भी रेमेडीज़ है वो इतनी पावरफुल होती है, जो कभी समझा ही नहीं किसी और मोडालिटी में। उन्हें नहीं पता था कि दालों को यूज़ करके इतनी बड़ी रेमेडीज़ हो सकती है। और इंडिया में या फिर बाहर भी अगर एक मेंटालिटी होती है, जब तक पैसे नहीं लगे ना रेमेडीज़ जो है वो ऐसे ही होगी, उस पर हाँ उस पर विश्वास नहीं करते लोग। तो लाल किताब की रेमेडीज़ टोटली डिफरेंट है। और एक तरीके से जो इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो हर ग्रह को समझने की ज़रूरत है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उसके कलर को लेते हैं हम, उसके तत्वों को लेते हैं। जैसे अगर आप सन को ले लो तो सन जो है आप देखोगे एक फायर वाला जो एक प्लैनेट है, बहुत ही फायरी उसके एटीट्यूड है, पूरा ईगोइस्टिक वाले एटीट्यूड है, गर्म है पूरी तरह से। तो उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हैं वो है गेहूँ। गेहूँ जो है वो सन को रिप्रेजेंट करती है। हम गुड़ भी लेते हैं सन के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हम जब इन तत्वों को देखते हैं, इनका कहीं ना कहीं मैच है कलर के बेसिस पे, है ना, तासीर के बेसिस पे, और बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे चीज़ें जो है मैच करती है उस प्लैनेट से, तो उसकी रेमेडीज़ उसी के बेसिस पे की जाती है। तो जाके ये बहुत पावरफुली हिट करती है, काम करती है। तो इन रेमेडीज़ को, लाल किताब के रेमेडीज़ आप देखोगे आजकल इतने पॉपुलर हो गए हैं कि यूट्यूब से देखा और अप्लाई कर दिया। तो शिफ्टिंग नॉन स्टॉप ग्रहों की किए जा रहे हैं, उस घर में वहाँ पहुँचाना है, उस घर में वहाँ पहुँचाना है। इन दैट केस वो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझते हैं, जो शायद एक पॉडकास्ट में कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जो है टक्कर के ग्रह का कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। और आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट है जिसको हमें देखना पड़ता है कि एक ग्रह दूसरे को हिट भी कर रहा है ना, तो आप देखोगे कि वो प्रॉब्लमेटिक है, उस ग्रह को वो खराब कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जज करते हैं हम एक कुंडली को देख के, और उसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें करवाते हैं। बट आजकल लोग बिना देखे ही करवाते जा रहे हैं। शिफ्टिंग भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो सेफेस्ट शिफ्टिंग बोलते हैं हम, सेफ़ है कि उस घर में पहुंचा दो तो वहाँ वो ठीक ही रहता है, ठीक रिएक्ट करता है। और एक होती है डिज़ायर्ड शिफ्टिंग, अगर किसी को कुछ खास चीज़ों के लिए अगर शिफ्टिंग करवानी है तो हम उसको उसी घर में करवाते हैं। जैसे आपने सक्सेस के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेशन के लिए, आपको एक डिज़ायर है कि ये सारी चीज़ों में मैं ग्रो करूँ, तो सन सेफेस्ट जो जहाँ पे रिजल्ट देता है वो 9th हाउस है। बट इन दैट केस व्हेन यू आर लाइक डिज़ायरिंग फॉर ऑल थिंग्स एंड कंफर्ट्स विच सन इज़ गोइंग टू गिव, जहाँ पे सन ये सारी चीज़ें देता है, तो हम इनको शिफ्ट करते हैं फर्स्ट हाउस में। ओके।
क्योंकि फर्स्ट हाउस इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वहाँ पे बिठाते हैं। तो ऐसे करके शिफ्टिंग को सोच समझ के करना है और किसी की गाइडेंस में करना बहुत अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजी में अपने मर्जी से सब कुछ करने की जगह या तो रीड करो अच्छे से, करना ही सीख लो, या फिर एस्ट्रोलॉजी ही सीख लो, लाल किताब सीख लो। जैसे मुझसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं लाल किताब सीखते हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसमें मैं सिंपल वे में उनको बहुत सारी टेक्निक्स सिखाती हूँ और वो सीख के अपने आप ही कर रहे हैं। तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सीखे कुछ भी करना वो बेवकूफ़ी कह सकती हूँ। तो मैम जैसे अभी आप बता रहे थे, तो क्या ये डेंजरस भी हो सकती हैं रेमेडीज अगर हम बिना किसी की गाइडेंस लिए करें तो? यस, ये बहुत डेंजरस हो सकती है अगर आप लाल किताब के बिना किसी अच्छे एक्सपर्ट के गाइडेंस के बिना करें तो, और आपको खुद भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप पूरी चार्ट तो रीड नहीं कर पा रहे हो और आपने सुना कि प्लैनेट की शिफ्टिंग कर सकते हैं, जब ये प्लैनेट वहाँ जाएगा तो मुझे उसके गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी कि कहाँ पे करना चाहिए प्लेस, क्या ये डिज़ायर्ड शिफ्टिंग होनी चाहिए, क्या उसके सेफ शिफ्टिंग पे बिठाना चाहिए। तो सामने जब क्लाइंट बैठा होता है या फिर कोई भी एक जातक बैठा होता है जिसकी हम चार्ट को रीड करते हैं, तो हम उनसे इंट्रैक्शन करते हैं कि आप चाहते क्या है लाइफ में या कहाँ स्टक हो रहे हैं। अगर प्रॉब्लम एक खास प्लैनेट से रिलेटेड है और उसको सही जगह पे पहुंचाने से वो सारी चीज़ें मिल सकती है, तो हम उसकी डिज़ायर्ड शिफ्टिंग करके उसको एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये प्लैनेट बैठा ही ख़राब है और उससे रिलेटेड तो नहीं, उससे रिलेटेड कोई चीज़ डिज़ायर आपके अंदर नहीं है कि मुझे ये चाहिए। जैसे मैं सन को लेके आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में अच्छा करना है या गवर्नमेंट से आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ऐसी चीज़ें अगर चाहिए होती है तो हम सन को फर्स्ट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिज़ायर इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको कुछ खास चीज़ चाहिए, उसके लिए हमने वहाँ शिफ्ट किया। अब लोग अगर ये जानते नहीं हैं और वो शिफ्टिंग कर देते हैं, है ना, तो वो शिफ्टिंग कहाँ पे करनी है उनको पता नहीं है कि ये सेफ वाली होनी चाहिए या डिज़ायर्ड वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो क्या बिना हॉरोस्कोप के भी हम लाल किताब की गाइडेंस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लाल किताब में है। जैसे मैंने ऋण के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, तो ऋण आप किसी और मोडालिटी के थ्रू तो देख नहीं पाते हो, और लाल किताब के थ्रू आपको सटीक पता चल जाता है कि इस ऋण को आप कैरी कर रहे हैं, तो लाइफ में ये बर्डन कैरी करते हुए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, इसके सिवा शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट भी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ लाल किताब का है। इनफैक्ट आप देखेंगे लाल किताब लोग सीखना ही इन्हीं चीज़ों के लिए चाहते हैं जी। तो देखो, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ लाल किताब ही कर सकती हैं, है ना, वैसी सारी चीज़ें जो है बिना आप किसी के हॉरोस्कोप को देखे हुए तो नहीं करवा सकते हो। दीज आर लाइक आपको ऐसी वाली चीज़ जो आपको एकदम चार्ट देख के ही आपको अप्लाई करना है। लेकिन इसके सिवा लाल किताब में ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ दी गई हैं जो आपके सिचुएशन को देखते हुए हम दे सकते हैं। तो हम आपसे बैठ के बात करते हैं कि आप किस फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है। तो अगर वो चीज़ें मैच करती है किसी खास घर में प्लैनेट के होने की वजह से, तो हमें समझ में आ जाता है। तो मुझसे रिलेटेड जो सिम्बॉलिक रेमेडीज़ हैं वो उसको रिकमेंड करते हैं और वो बहुत पावरफुल होती है और काम करती है। तो मैम इसका जो रिजल्ट है क्या हर किसी के लिए सेम होता है या अलग अलग वैरी करता है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि लोगों को लगता है कि रेमेडीज़ काम ही नहीं करते। बिल्कुल सही। कुछ लोगों के लिए नहीं काम करते, उसका रीज़न है, इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ एक प्लैनेट का एग्जाम्पल लेके। कुछ लोग शनि का रेमेडी करते हैं कि हमारे शनि महाराज हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बहुत सारे जॉइंट्स से रिलेटेड दिक्कत है ना, और भी आपके काम से, कर्म को रिप्रेजेंट ही करते हैं शनि देव। और अगर जब प्रॉब्लम शनि महाराज के प्लेसमेंट पे होती है और वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत ख़राब देते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भर देते हैं। इन दैट केस आप बेसिकली अगर देखोगे ना, तो थर्ड हाउस के जो शनि है, तो बाकी मोडालिटी में कहते हैं बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बट वैसे आप पढ़ोगे और जातक से बात करोगे तो ऐसे लोगों के देखोगे कुंडली में जिनके थर्ड हाउस के शनि हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, है ना। तो ये जो रेमेडीज़ करते हैं ना, उसके साथ शनि क्या चाहते हैं, उनके स्वभाव को समझ के उसको भी अपनाना होता है। मतलब आपकी बिहेवियरल चेंज की भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लाल किताब की रेमेडी कर रहे हैं और शनि के लिए कर रहे हैं, तो आपको शराब नहीं पीना, पहली बात। पराई औरतों के साथ आपको कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को अपनाना होता है जो कि दिखाती है कि ये शनि के ट्रेट्स हैं, अगर हमने ये नहीं किया तो शनि नाराज़ हो जाएंगे।
तो अगर आपको इसका बेनिफिट 100% चाहिए और क्विकली चाहिए तो वो ट्रेड्स को भी अपनाना होगा जो शनि चाहते हैं, और वो न्याय के देवता है। लेजीनेस भर भर के डालेंगे जब आप उपाय करने के लिए उठो तो। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप हटा के बिल्कुल किनारे करके आप अगर सही से रेमेडी करते हो तो आप देखो उसके रिजल्ट कितने जल्दी मिलते हैं। तो मैम, अगर कोई बिगनर लाल किताब को सीखना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या देखना होगा या क्या सीखना चाहिए? लाल किताब को बहुत ही बेसिक लेवल पे आप समझना चाहते हो तो पहले तो 12 खाने समझने हैं कि ये 12 खाने किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें प्लैनेट्स को समझना चाहिए बहुत बारीकी से, हर एक प्लैनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इसको हमें समझना चाहिए। तभी आप इसके एक्चुअल जो क्रक्स है उसको समझ पाओगे, और आप चाहे रेमेडीज़ करो या सीखना चाहो वो हर जगह पे अप्लाई करके आप लाल किताब को बेटर वे में समझ पाओगे। फिर यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी किससे मित्रता है किससे शत्रुता है ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाल किताब में पूरा लाल किताब इसी पे डिपेंड है, क्योंकि अगर कोई गलत प्लैनेट है या फिर कोई प्लैनेट ऐसा है जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, उसका एनिमी प्लैनेट है, तो वहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट बहुत ख़राब होते हैं और उसी से रिलेटेड जो उपाय हैं वो बहुत सारे करने पड़ते हैं हमें। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर इसकी जर्नी काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो बहुत गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो है ना वो फरमान के वे में है, कोड्स की तरह लिखे हुए हैं। तो आप उसको डिकोड करते चले जाते हैं, आप समझते चले जाते हैं। एक बार पढ़ते हो आपको एक बात समझ में आती है, अगली बार दोबारा पढ़ते हो आप उसको और बेटर वे में समझ सकते हो। और कई लोग कहते हैं कि लाल किताब जो है एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों तक सीमित है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई पढ़ता है उसको। जब भी उसको पढ़ता है उसमें लाल किताब में खुद ही ऐसा पंडित जी ने लिखा हुआ है, जितनी बार बार पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। तो यहाँ पे लिमिट नहीं है कि इन्हीं से सीखना इन्हीं से पढ़ना है, बार बार पढ़ के बार बार सीख के आप बहुत आगे तक जाते हो। लाल किताब में जब बनाने वाले रचयिता ने ही लिमिट नहीं दिया है तो हम तो कौन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और बहुत सारे कंसेप्ट्स आज हमने नए सीखे भी, और ऐसे ही आई होप कि हम और भी ऐसे आगे आने वाली सीरीज़ में और भी नए कंसेप्ट्स आपसे सीखते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इन फ्यूचर में लाते रहें। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उनको ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।